कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक उसी तरह किसी भी देश की नींव देश के हर एक नागरिक के खून पसीने की एक एक बूंद से बनती है। जब देश के नागरिकों के कंधे एक दूसरे से जुड़ते हैं तब देश की मजबूत अभेद्य दीवार तैयार होती है। जब उनके हाथ एक दूसरे से मिलते हैं तब देश में अखंडता का झंडा फहराता है। लेकिन ऐसे में कोई अपने ही देश की मजबूत दीवार पर छेद करने पर उतारू हो जाए, वह इस देश की भोली भाली जनता की मासूम आंखों के सामने उसी से उसका निवाला छीन ले जाए। क्या हो जब उसे पता चले कि जिस हाड़ मांस का पुतला गलाकर वो अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए पाई पाई जोड़ रहे हैं, वो किसी और के गुनाहों का शिकार हो चुका है। और वो अकेला नहीं ठगा गया, उसके साथ ठगा गया इस देश का बैंकिंग सिस्टम, उसके साथ ठगा गया इस देश का कानून और ठगा गया इस देश का लोकतंत्र। सोचिए, हम पाई पाई जोड़कर बैंक में जमा करते हैं इस उम्मीद में कि एक वक्त ये धन हमारे काम आएगा। और क्या हो जब एक दिन हमें पता चले कि एक विशालकाय कंपनी सूट बूट में सजा एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ उसी बैंक को चूना लगा करके भाग गया। दोस्तों, बात कर रहे हैं इस देश में होने वाले घोटालों की। द ग्रेट इंडियन स्कैम सीरीज के अंतर्गत हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे अपने देश में होने वाले कुछ ऐसे घोटालों की जिन्हें सुनकर आप हैरान और परेशान हो उठेंगे। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम एबीजी शिपयार्ड स्कैम की। बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब नाम तो आपने सुने ही होंगे। जब विजय माल्या देश छोड़कर भागा तो देश भर में सनसनी मच गई। जब मेहुल चौकसी भागा तो एक तूफान सा आया। लेकिन एबीजी शिपयार्ड घोटाला घोटाला नहीं बल्कि घोटालों का बाप निकला। सबसे पहले हम समझते हैं एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी को। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है जिसकी नींव रखी गई थी साल 1985 में। इसका हेड ऑफिस तब की बंबई, आज की मुंबई में हुआ करती थी। हालांकि इसकी शुरुआत अहमदाबाद में मदगल्ला शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। 1995 में इसका नाम बदलकर एबीजी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड और फिर इसी को बदलकर एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी शिप डिजाइन, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर से जुड़े काम किया करती थी। कंपनी के पास गुजरात के सूरत और दाहेज में शिपयार्ड हुआ करते थे। एबीजी शिपयार्ड जहाज निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। अपनी स्थापना के 5 साल के अंदर ही साल 1990 में इस कंपनी ने अपना पहला जहाज बना डाला। और इसके बाद कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ी कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 तक कंपनी ने 165 से भी ज्यादा जहाजों का निर्माण कर डाला था। उनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं थी, उसके पास देशी से ज्यादा विदेशी ऑर्डर थे। साल 2000 में भारत सरकार ने कंपनी को कास्ट गार्ड के लिए 2 इंटरसेप्टर बनाने का ऑर्डर दिया तो 2011 में पनडुब्बियों सहित रक्षा जहाज बनाने का लाइसेंस भी दिया। कंपनी के बनाए जहाजों की क्वालिटी बेजोड़ थी। क्वालिटी के दम पर कंपनी ने लोयर्स, ब्यूरो वेरिटास, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग से क्लास अप्रूवल हासिल कर लिए थे। कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर रही थी। इस कंपनी के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल की लीडरशिप में कंपनी तरक्की की घोड़े पर सवार थी। ऋषि जिस प्रोजेक्ट पर हाथ रख देते वह सोना उगलने लगता। एबीजी शिपयार्ड ने साल 2006 में यूएई की कंपनी क्रॉस ओशियन शिप रिपेयर लिमिटेड का अधिकार ग्रहण कर लिया, जिसे 2008 में बेच भी दिया। इसके बाद कंपनी ने विपुल शिपयार्ड का अधिग्रहण किया, लेकिन कंपनी की असली उड़ान अभी बाकी थी। अक्टूबर 2010 में कंपनी ने वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया। साल 2012 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कंपनी सफलता के नए पैमाने स्थापित करके ही मानेगी। लेकिन क्या वाकई अंदर भी सब कुछ उतना ही दमदार और चमकदार था जैसा कि बाहर से देखा जा रहा था? शायद नहीं, क्योंकि इसके कुछ सालों बाद ही कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। साल 2012 तक फायदे में रहने वाली कंपनी अचानक ही घाटे के भौर में हिचकोले खाने लगी। 2013-14 में कंपनी को 199 करोड़ का घाटा हुआ, जो अगले साल बढ़कर 897 करोड़ तक जा पहुंचा। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2016 तक कंपनी का घाटा बढ़कर 3704 करोड़ रुपए हो गया। 18 जनवरी 2019 अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी द्वारा एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के आते ही भूचाल मच गया। असल में एबीजी शिपयार्ड ने बैंक कंसोर्टियम से लोन लिया था, लेकिन कंपनी लोन नहीं चुका पा रही थी, जिसके चलते देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कंपनी का अर्नेस्ट एंड यंग के जरिए फॉरेंसिक ऑडिट करवाया। अर्नेस्ट एंड यंग ने अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 तक फॉरेंसिक ऑडिट किया। ऑडिट में खुलासा हुआ कि इस दौरान कंपनी में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। यहाँ तक कि बैंकों से जिस उद्देश्य से लोन लिया गया था उसके लिए उसे खर्च न करके दूसरे कामों में लगा दिया गया। हालांकि एसबीआई का यह भी कहना था कि उसे 2013 में ही पता चल गया था कि कंपनी का लोन एनपीए हो गया है। कंपनी को इस संकट से उबारने के लिए कई प्रयास भी किए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कंपनी के खाते को 2014 में रिस्ट्रक्चर भी किया गया, लेकिन उस समय जहाजरानी इंडस्ट्री में भी भयंकर मंदी के चलते कंपनी को संकट से उबारा नहीं जा सका। मजबूरन 2016 में कंपनी के खाते को दोबारा से एनपीए घोषित करना पड़ा और फिर अप्रैल 2018 में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग की नियुक्ति कर दी गई। अभी हमने एक फाइनेंशियल टर्म बैंक कंसोर्टियम का जिक्र किया। आगे बढ़ने से पहले आइए इस टर्म को जान लें।
जब किसी लोन की रकम बहुत बड़ी होती है तो कई बैंकें उस कंपनी को मिलकर वो लोन उपलब्ध कराती हैं। उस लोन को कहा जाता है कंसोर्टियम लोन। इस कंपनी को 28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन मंजूर किया गया था। इसमें एसबीआई से 2,925 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पीएनबी से 1,244, तो इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। लेकिन कंपनी ने इस कर्ज का इस्तेमाल उन मदों में नहीं किया जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था। बजाय इसके इस रकम को दूसरे मदों में लगा दिया गया। कुल मिलाकर कंपनी ने बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था, जबकि विजय माल्या ने 9,000 करोड़ तो नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। यानी एबीजी शिपयार्ड के घोटाले की रकम माल्या और नीरव मोदी के घोटाले की कुल रकम के आसपास जाकर के ठहरती है। अर्न्स्ट एंड यंग ने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट एसबीआई को सौंप दी, जिसके बाद उसी साल 8 नवंबर को एसबीआई ने सीबीआई को इसकी जानकारी दे दी। लेकिन शायद सीबीआई इस रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मार्च 2020 में सीबीआई ने बैंक से कुछ स्पष्टीकरण मांगे, जिसके चलते अगस्त 2020 में एसबीआई ने नई शिकायत दर्ज करवाई। सीबीआई ने 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक जांच पड़ताल करने के बाद फरवरी 2022 में मामले में पहली एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के सीईओ और एमडी ऋषि अग्रवाल और अन्य कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। केस दर्ज होते ही देश में भूचाल आ गया। देश में बैंक और बैंकों में जमा आम जनता का पैसा लूट लूट कर माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग पहले देश छोड़कर भाग चुके थे। ऐसे में इस नए और देश के सबसे बड़े घोटाले ने बैंकों की साख पर गहरे सवालिया निशान छोड़ दिए। सोचने की बात यह थी कि जब एसबीआई को 2013 में गड़बड़ी का पता चल गया था, तब भी इस केस में पहली एफआईआर दर्ज होने में 10 साल आखिर कैसे लग गया? क्या इस दौरान कंपनी को फ्रॉड करने की खुली छूट नहीं दे दी गई? ये बैंकों में जमा आम आदमी की बचत के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? इस कंसोर्टियम लोन में एसबीआई की हिस्सेदारी काफी जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। आखिर आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई जैसे बैंक जिनका इस लोन में सबसे ज्यादा हिस्सा था, वो क्या सोते रहे? क्या उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि उनके दिए गए लोन कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? वाकई में अगर ऐसा है तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़ा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार हो रहे बैंकिंग घोटाले के चलते देश के आम आदमी का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से घटता चला जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो चुका था। इस घोटाले से इतना तो साफ हो चुका था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स की जानकारी बहुत अच्छे से, और ये लोग और कंपनियां उसी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरते रहते हैं। मामला गुजरात से जुड़ा होने के चलते विपक्षी पार्टियों ने सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया। खूब हो हल्ला मचा। लेकिन सीबीआई अपनी चाल से ही चलने वाली एजेंसी है। भले ही यह आशंका जताई जाती रही कि माल्या, नीरव और मेहुल की तरह ऋषि अग्रवाल भी देश छोड़कर भाग गया है, लेकिन सीबीआई इसे मानने को इनकार करती रही। बजाय इसके उसने ऋषि अग्रवाल और कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। लुकआउट सर्कुलर एक ऐसा सर्कुलर है जिसे भागे हुए अपराधी को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंटरनेशनल बार्स जैसे एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स में किया जाता है। इस सर्कुलर के चलते वह व्यक्ति जिसके लिए जारी किया गया है देश छोड़कर भाग नहीं सकता है। यानी सीबीआई का अब भी यह मानना था कि इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद ऋषि अग्रवाल देश में ही मौजूद है। सीबीआई का शक सही भी साबित हुआ। अग्रवाल अभी भी देश में ही था। सीबीआई ने उससे कई बार पूछताछ की और आखिरकार सितंबर 2022 में सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन दिसंबर में ही सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। ये घोटाला ऋषि अग्रवाल के काले कारनामे का अंत नहीं, बल्कि ये तो उसका एक हिस्सा भर है। जनवरी 2023 में सीबीआई ने ऋषि अग्रवाल पर 1,688 करोड़ रुपए के नए फ्रॉड का केस दर्ज किया और इस बार एक केस दर्ज करवाया गया पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। ऋषि अग्रवाल वड्रा सीमेंट लिमिटेड में बतौर प्रमोटर डायरेक्टर जुड़े हुए थे। इस कंपनी ने बैंक कंसोर्टियम से 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन यहाँ भी लोन की रकम का गलत इस्तेमाल हुआ। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जिस रफ्तार से चल रही है उस साल फिलहाल में तो दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये इस देश की विडंबना है कि एक और जहां महज चंद रुपयों का लोन लिए मजबूर लोगों पर लोन चुकाने के लिए तरह तरह का दबाव बनाया जाता है, वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां बेरोक टोक, बेखौफ, बेधड़क आम जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई डकार रही हैं। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? सोचने की बात है। जिस कंपनी के जहाजों की क्वालिटी कभी इतनी बेजोड़ हुआ करती थी, वो कभी ना डूबने की गारंटी हुआ करते थे, लेकिन उसी कंपनी के रखवाले ने उसके साथ ऐसा घटिया खेल खेला कि कंपनी खुद डूब गई। लोन बकाया पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने अप्रैल 2019 में कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जरूरत है देश के बैंकिंग सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन करने की, उसे इतना फुलप्रूफ बना देने की कि कोई नया ऋषि अग्रवाल चाहकर भी उसे भेद न सके। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको हुए और बड़े बड़े स्कैम्स की कहानियां सुनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।